हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड चिकन स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, जो कि हमारा मटेरियल सिस्टम, जिसको हम लोग मटेरियल साइंस भी कहते हैं। आज के सेशन में हम लोग मेनली टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, जो कि मटेरियल साइंस के ऊपर आपको जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमें रिसेंटली रिक्वेस्ट आई थी इस पर्टिकुलर सेशन को लेके हुए। आपको पता है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो DFCCL का जो वैकेंसी है, उसमें भी इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है मटेरियल सिस्टम के। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर करके स्पेशल फॉर DFCCL 2021, और ये बाकी सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको काम में आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग 30 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले। इसके साथ साथ आपको जैसे मैं पता है, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट से वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी 30 से ज़्यादा MCQs की आपकी एक ही सेशन में प्रैक्टिस हो सके। तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपको मार्क करके रखूंगा। इस साल DFCCL के लिए अगर प्रिपेयर करें तो आपको वो अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी स्पेस लैटिस डज द ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ? कितने स्पेस लैटिस रहते हैं हमारे ब्रेविस लैटिस में? तो आपको ध्यान में रखना होगा, वो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से देखिए, एक तो ऐसा होगा कि आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे मटेरियल सिस्टम के, या फिर कुछ मॉडरेट लेवल के रहते हैं और कुछ एक्सेप्शनल रहते हैं। हालांकि काफ़ी कम चांसेस है कि इसमें से जो मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल तक जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको पूछ रहे हैं। तो ये बेसिक से मॉडरेट लेवल के तक क्वेश्चन आपको इस साल स्पेसिफिकली DFCCL के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें कितने स्पेस लैटिस रहते हैं ब्रेविस लैटिस में? तो वो रहते हैं हमारे नंबर ऑफ 14, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिस आर 14। अब ये 14 कौन से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तो जो हमारा ब्रेविस लैटिस में देखिए, जो डिस्टिंक्ट लैटिस टाइप है वो है हमारा कंप्लीटली 7, और उसमें जो सब यूनिट्स आते हैं वो होते हैं हमारे 14। वो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, हम आपको बता दूँ, आपको समझ में आ रहा है ब्रेविस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। देखिए कोई भी एक मान लो एक आप मेटल कंसिडर कर ले तो यहाँ पे, ठीक है, उसका कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो कौन सी शेप का है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, रोम्बीहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये इस तरीके से जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको उतनी ही चीज़ें बता दो, सो दैट आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सको, ठीक है। हाउ मेनी स्पेस लैटिस डज द ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ? ये अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आंसर 14 करना होगा। और कितने क्रिस्टल सिस्टम रहते हैं? तो ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम रहते हैं, ठीक है। और प्रीवियसली DFCCL ने कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो इसका एक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है, A=B=C। और अब ये आपको पता लगना होगा कि A और B और ये C क्या है, ठीक है। ये क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में सिंपल मोनोक्लिनिक सिस्टम में आपको देखा, ठीक है। ये जो अल्फा एंगल रहता है ये कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो 3 डायमेंशनल सिस्टम में। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा लेंथ A, ये हमारा लेंथ B, और ये लेंथ हमारा C, ठीक है। तो जो एंगल रहता है, ठीक है, इस केस में क्यूबिक सिस्टम में देखिए, क्यूबिक में कुछ इस तरीके से रहता है, सिंपल क्यूबिक। यहाँ पे आपके लिए इमेज में मेंशन करके रखता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको मटेरियल साइंस में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे तो इस साल के लिए, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में इसमें जो लाइन्स आती है, देखिए ये जो A लाइन्स है, ठीक है, ये A लाइन, ठीक है, ये होगी हमारी B, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। ये हमारे तीनों भी इक्वल रहते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो, दैट मीन्स A=B=C। तो इसमें जो इंटर एक्सियल एंगल्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्फा हो गया। अब ये अल्फा एंगल किसके बीच में, ठीक है, ये हमारा बिटवीन C एंड B के, ठीक है। गामा जो है हमारा ये A एंड B के बीच का है, ठीक है। और बीटा जो है ये हमारा A और C का बीच का है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। इस केस में A=B=C रहता है, और इसका इंटर एक्सियल एंगल्स रहते हैं हमारी 90 डिग्री के। ये तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। हेक्सागोनल का A=B रहता है, बट ये इट इज़ नॉट इक्वल टू C। अल्फा और बीटा का एंगल 120 रहता है, बट गामा हम पे 120 डिग्री रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये जो है ब्रेविस लैटिस में, ठीक है, तो ये आपको कितने लैटिस रहते हैं, वो हमारे 14 रहते हैं। और इसमें क्रिस्टल सिस्टम कितने रहते हैं, वो हमारे 7 रहते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हमारे पास में 14 ब्रेविस लैटिस है 3 डायमेंशनल स्पेस में। ध्यान में रखिएगा 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये चार्ट आपको मैंने जो भी मेंशन कर रहा हूँ आपको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें मेंशन की है, ठीक है। किस तरीके से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास 7 लैटिस टाइप ऑफ सिस्टम्स है, ठीक है। इसमें एक टाइप में टोटल 14 है हमारे पास में यूनिट सेल्स है, ठीक है। हम लोग काउंट करेंगे तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9, हम लोग स्क्रॉल डाउन करते 8 9 हो गया, 10 11 13 14, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हो गया हमारे 3 + 2 5 + 4 9 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये 14 टाइप ऑफ यूनिट्स है हमारे इस प्रीवियस स्लाइड में। अब हमारे पास में जो सिस्टम है उसके एक्सियल लेंथ है A = B = C, ठीक है। जो यूनिट सेल्स मैंने आपको बताया था, इसमें हमारे पास में इस क्यूबिक में एक तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल, ठीक है। उसके बाद में आता है फेस सेंटर्ड और रहता है हमारा बॉडी सेंटर्ड। ये आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में ध्यान में रखने का, सिंपल, फेस सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये आपको काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको इसका जो इमेज है ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये इसके पहले के सेशन में भी बताया था, इसमें हमारा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, तो वो रहता है हमारा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारे पास इसका जो नंबर रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो रहता है हमारा 12। अभी हमारे पास इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो DFCCL ने, ठीक है, 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, जो मैंने आपको एक चार्ट मेंशन किया ये कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक में हमारा उसमें 8 रहता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमारा उसमें 12 और हेक्सागोनल क्लोजेड पैक्ड HCP जिसको हम लोग कहते हैं हमारे उसमें 12 रहता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये भी आपको ध्यान में रखना का 1 2 4 और 6, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सिर्फ आपको उतना ही ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस साल आपको क्वेश्चन बन सके, और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एटॉमिक पैकिंग नंबर, सिंपल यूनिट सेल का रहता है हमारा 0.52, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रहता है हमारा 0.68, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रहता है हमारा 0.74 और हेक्सागोनल क्लोजेड पैकेट का रहता है 0.74। बॉडी सेंटर फेस सेंटर आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। था इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन बी। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, आपको इस तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर आपको हेक्सागोनल पूछा जा सकता है, या फिर हमारा सिंपल सेल का भी एग्जामिनेशन पूछा था। ये तीनों भी जो कॉलम्स है आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इस साल के लिए। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट कैन बी। अगर हम लोग एक मटेरियल को डक्टाइल कहेंगे तो हम लोग उसकी क्या प्रॉपर्टी से हम लोग उसको डक्टाइल कह सकते हैं। जब हम लोग एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है, इसको वायर्स में ड्रॉ कर सके, ठीक है, जैसे मान लो एक क्यूब है, ठीक है, इसको हम लोग वायर्स के अंदर उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसको खींच के हम लोग उसको वायर्स के अंदर रिफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे, व्हेन अ मटेरियल इज कॉल्ड एज अ डक्टाइल इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। इस तरीके से जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई डक्टाइल, जैसे मेलेबिलिटी होगी, जैसे मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या रहती है, जो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी एक मेटल है, इसको अगर हमने हैमर किया, ठीक है, तो हम लोग उसको इसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर उसकी जो कोई भी एंगल पे हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम लोग हैमर कर सकते हैं या फिर उसको रोल कर सकते हैं। वो होती है हमारी प्रॉपर्टी मेलेबल। जैसे हार्डनेस होता है, ब्रिटलनेस होता है, ठीक है, टफनेस, टेंसिटी, इलास्टिसिटी, रेजिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, इंपॉर्टेंट। मेनली आपके डक्टाइल और जो मेलेबिलिटी मैंने आपको बताया था, ये आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये भी रहता है, जो ब्रिटल मटेरियल अगर इस साल पूछा गया तो वो हमारा कौन सा रहता है, कास्ट आयरन, ठीक है, ये हमारा टाइप ऑफ है हमारे ब्रिटल मटेरियल का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या होता है, देखिए कास्ट आयरन को अगर आप बेंड करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग ये हमारा ब्रेक हो जाता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, ब्रिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द स्ट्रेस टू विच अ मेटल इज सब्जेक्टेड इनडेफिनेटली टू अ स्ट्रेस रिवर्सल विदाउट रप्चर इज कॉल्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट। दैट मीन्स क्वेश्चन का कहना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेस टू विच अ मेटल इज सब्जेक्टेड इनडेफिनेटली टू अ स्ट्रेस रिवर्सल विदाउट रप्चर। कोई भी मेटल को कितना भी स्ट्रेस उसके ऊपर आए, ठीक है, तो वो विदाउट रप्चरिंग वो उतना सहन कर सकता है, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड इनडेफिनेटली टू अ स्ट्रेस, ठीक है, इनडेफिनेटली टू अ स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो कि जो मेटल है हमारा इनडेफिनेट टाइम तक वो स्ट्रेस सहन कर सकता है विदाउट एनी रप्चर, इसी को हम लोग कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेशन को एंड तक आपको देखना है, सेशन के एंड तक मैं आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मटेरियल साइंस से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपको इस साल पूछे जाने के चांसेस वो हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, इसलिए आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? तो करोजन एंड वेदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके ऊपर करोजन नहीं होना चाहिए, और वेदर रेजिस्टेंस कोई भी वेदर रहे एटमॉस्फेरिक वो उसने सस्टेन करना चाहिए। हाई एलोंगेशन होना चाहिए उसका, हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ऑल ऑफ द ऑप्शन ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉलीमर की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक और आती है जो हमारी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन उसके अच्छे रहने चाहिए, करोजन नहीं होना चाहिए इसका वेदर के कारण, ठीक है, वेदर के कारण। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ध्यान में रखने का, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर, हमारे पास में कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें पूछा गया। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट आता है। ठीक है, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये इसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है हम लोग उसको हीट कर देते हैं, ठीक है, हीटर कर देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर उसको कूल करते दैट मीन्स ठंडा करते हैं, ठीक है, तो वो हार्ड हो जाता है। ये इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी रहती है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की। तो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। मोल्डेड बाय हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसमें हमारे स्टेटमेंट कौन से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इस साल थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं ये भी आपको काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। तो पॉलीप्रोपिलीन होता है, और पॉलीथिलीन होता है, और टेफ्लॉन होता है, नायलॉन होता है, पॉलीकार्बोनेट, ये कुछ एग्जांपल्स है, आप एक बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ आप एक बार थोड़ा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछे जाने के मुझे काफ़ी बार चांसेस लग रहे हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज व्हाट, ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मैंने आपको बताया था कि बीसीसी एफसीसी आपको ध्यान में रखना होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो रहता है हमारा A√3/4। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी कवर कराया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एक एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है, ऑल आर एटम्स आर अलाइंड टू दिस वे, ठीक है, और इसमें फेस्ड सेंटर, देखिए इसमें एफसीसी का मीनिंग क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड में क्यूबिक क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हाफ सर्कल्स हमारे पास में एटम्स के कनेक्टेड रहते हैं ओवर द ईच साइड। ठीक है, ये इस तरीके से एफसीसी का आता है। अगर आपको ये एफसीसी और बीसीसी के एग्जांपल्स देखने होंगे, जो मटेरियल सिस्टम का जो हमारा सेशन है डीएफसीएल का, वो आप ध्यान में रखिएगा, उसमें मैंने इसके अच्छी तरीके से इमेज आपके सामने प्रेजेंट किया। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना होगा, एटॉमिक रेडियस बीसीसी स्ट्रक्चर का क्या रहता है, A√3/4, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। एफसीसी का पूछा जाता है, एफसीसी का, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, (2r/√2), ठीक है, (2r/√2), ठीक है, नॉट बाय, इट इज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, (2r/√2), सिर्फ (2r/√2) है, डिवाइडेड नहीं है। और यहाँ पे HCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट है। हेक्सागोनल क्लोज पैकेट का इसका जो ये हमारा A/R रिलेशन होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का जो रिलेशन रहता है वो रहता है हमारा A इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ध्यान में आ गया। बीसीसी का आपको पता ही है, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, A इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 4r/√, ठीक है, 4r/√3, ठीक है, मान लो यहाँ पे कन्वर्टेड है, एटॉमिक रेडियस है तो आपको रेडियस को यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, दैट मीन्स A√3/4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इसमें r का क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए इसमें जो A/2√2 इसका ये आ जाएगा, कन्वर्ट करेगा, सिंपल है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल जो है एफसीसी के, हालांकि इसके एटॉमिक जो केमिकल कंपोजिशन है उसके फॉर्म में दिए थे, बट मैंने आपके लिए कन्वर्ट किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाने के चांसेस है एफसीसी के, एफसीसी, बीसीसी और एचसीपी के। एचसीपी के काफ़ी कम चांसेस है, बट इन दोनों में से आपको एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो उसके जो एग्जाम्पल्स है वो ध्यान में रखिएगा। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ध्यान में रखिएगा, निकल, कॉपर, पैलेडियम, सिल्वर, एरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड लीड। ठीक है, इस तरीके से जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, मोलिब्डेनम, टैंटलम और टंगस्टन, ये कुछ बीसीसी के एग्जांपल्स है। और एफसीसी के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ट्स गाइस, ध्यान में रखिएगा। और एचसीपी के अगर आपको एक्सेप्शनली पूछा गया तो वो रहेगा हमारी मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक एंड जिरकोनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन की, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और मैंने आपको इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और
एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का जो नंबर बताया था वो ध्यान में रखिएगा। एटॉमिक फैक्टर का जो हमने एक बताया था, देखिए मैं आपको बता दें, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल यूनिट सेल का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, ये BCC का और हम लोग FCC का। तो ये तो आप दो ध्यान में ही रखिएगा, 0.68 और 0.74, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे थे, ठीक है। ये आपको चार्ट अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया दैट इज सेंटर्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं प्लेनर डेंसिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया जो कि सेंटर्ड रहता है हमारी पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन पे, उसको हम लोग कहते हैं प्लेनर डेंसिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज अ हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, इसमें से कौन से लैटिस सिस्टम में हाईएस्ट रहता है। अभी तक हमने देख लिया कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक प्लस डायमंड क्यूबिक की कह रहा था। अब इसमें हाईएस्ट रहता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैंने आपके सामने एक और चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना होगा FCC के इसमें, ठीक है। तो आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, 0.74 था, ठीक है, याद आया आपको। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 0.68 था, ये नंबर्स कुछ ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। जो मैंने आपके लिए सामने चार्ट प्रेजेंट किया, BCC, HCP, FCC, डायमंड क्यूबिक और SC, दैट मीन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी बार आपको बता रहा होगा ये ध्यान में रखना होगा, जिससे आप ध्यान में रख सकते हैं। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके A = B = C, लेंथ हमारे इक्वल्स रहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का यहाँ पे देख सकते हो, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो फेस रहता है, देखिए ये हो गया हमारा फेस, एक फेस है, ये हो गया हमारा फेस, इसको यहाँ पे हमारा एटम रहता है, तो ये होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें से इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एनालिस्टिक डिफॉर्मेशन, विस्कोलिस्टिक डिफॉर्मेशन और क्रीप डिफॉर्मेशन जो है कौन से इसमें से टाइम इंडिपेंडेंट है। तो वो हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई स्ट्रेस देते हैं तो उसका पर्टिकुलर शेप चेंज होता है, स्ट्रेस या फिर अगर हम लोग लोड देते तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट है वो है हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ HCC का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो हमारे क्या है, हाई स्पीड स्टील जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें हमारे उसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम रहता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम रहता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े यूनिक लग रहे होंगे और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको इंक्लूड कर देंगे। या फिर अगर इसका सेशन टू चाहिए तो वो भी आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील का जो एग्जांपल्स रहते हैं, जो उसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, वो हमारे टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम रहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड इट्स अलॉय आर यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आयरन हो गया और उसके अलॉय, हम लोग इसमें से कौन सी एप्लीकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, टॉयज़ में जो मैग्नेट्स रहते हैं उसके लिए रहता है, या फिर हम लोग मेजरिंग मीटर्स में या फिर करंट वोल्टेज मीटर्स में उसको यूज़ करते हैं, या फिर कोर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे पास पावर जनरेशन के जो एप्लीकेशन रहता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सॉफ्ट मैग्नेट्स का जो हिस्टेरिसिस कर्व वो हमारा नैरो रहता है, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी बार अच्छी तरीके से बताया था। BH कर्व का अगर अपने सेशन नहीं देखा होगा तो आप जाके देखिएगा, मैंने उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया B और ये हो गया हमारा H, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस कर्व कुछ नैरो रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँ। और अगर आपको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का पूछा गया है तो कुछ ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये जो ग्रीन है ये हमारा हार्ड है और ये जो रेड है हमारा, ये हमारा सॉफ्ट है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। सॉफ्ट मैग्नेट का जो हिस्टेरिसिस कर्व है हमारा लेस रहता है, हमारा नैरो रहता है, ठीक है। और उसका इनिशियल परमेबिलिटी काफ़ी हाई रहता है, इट हैज़ अ हाई इनिशियल परमेबिलिटी, और उसी के कारण हम लोग ईजिली मैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज हम लोग कर सकते हैं। हम लोग उसको ईजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं।
हार्ड मैग्नेट, देखिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का यहाँ पे जो ग्रीन कलर में मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का है इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व है वो हमारा ब्रॉड है, इसलिए इसकी जो परमेबिलिटी रहती है, इनिशियल परमेबिलिटी हमारी लो रहती है, इसकी इनिशियल परमेबिलिटी लो रहती है, और ये हम लोग इजीली मैग्नेटाइज एज वेल एज डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते थे। ये कुछ डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। इसी के लिए मैंने आपके सामने एक जो डिफरेंस है इसका एक चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। इसमें से आपको एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बीच का जो डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव अ स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय देयर हिस्टेरेसिस लूप। मैंने आपको बताया था इसका हिस्टेरेसिस लूप का मैग्नेटिक एरिया काफ़ी कम रहता है, ठीक है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का हिस्टेरेसिस बैंड काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे जो मैंने मार्क करके रखा है, दे हैव अ लो रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन, और इस केस में हमारे पास रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन काफ़ी हाई रहता है। जो रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, जो उसके ऊपर डीमैग्नेटाइज करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन रहता है, मैग्नेटिज्म रहता है, तो वो हमारा हाई रहता है। कोएसिविटी इसकी लो रहती है, इसकी हाई कोएसिविटी रहती है। ये मैंने टर्म्स आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा दिए। दे हैव हाई इनिशियल परमेबिलिटी, मैंने आपको जिस तरीके से डिस्कस किया, इसकी इनिशियल परमेबिलिटी लो रहती है। अब यहाँ पे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में इसका बीएच कर्व नैरो होने के कारण इसका जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो हमारा कम रहता है, और यहाँ पे हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस हाई रहता है। एडी करंट लॉसेस भी हमारा यहाँ पे कम रहता है। तो ये आपको कुछ जो मटेरियल्स है कहाँ पे एप्लीकेशन आता है इसका, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको ट्रांसफार्मर कोर मोटर जनरेटर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर बात की गई तो हम लोग इसको परमानेंट मैग्नेटिक सेपरेटर्स, मैग्नेटिक डिटेक्टर्स, स्पीकर्स हो गया, माइक्रोफोन, इसको बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following material is having the highest electrical conductivity at a room temperature? रूम टेम्परेचर पे जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसके इसमें कौन से मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है? तो वो है हमारा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, जिसको हम लोग कहते हैं चांदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा रहता है? तो वह रहता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए याद रखिएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन, जो आपको एग्जांपल्स सबसे स्टार्टिंग में बताए थे, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रू करा देता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे वो थे हमारा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, निकेल, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये हो गया हमारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, जो उसका एग्जाम्पल था, वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड विल। जब हम लोग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका क्या होता है? उसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स है जो हम लोग उसमें से पास हो रहे हैं वो हमारी कंप्लीटली रिपेल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का एक हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से हम लोग इसको सर्कुलरली कंसिडर करते हैं। इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड्स फ्लो हो रही, अगर ये सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर, जब हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस कुछ इस तरीके से डाइवर्ट हो जाती है, रिपेल होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा ये प्रॉपर्टी, इसमें से पास ऑन नहीं होती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। जो प्रॉपर्टीज़ रहती है सुपर कंडक्टर की वो क्या रहती है? उसकी रेजिस्टिविटी हमारी जीरो रहती है, इन्फाइनाइट कंडक्टिविटी रहती है, वो हमारा परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अंडर व्हाट टेम्परेचर डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मर्क्यूरी कंप्लीटली डिसअपियर। कौन से टेम्परेचर पे हमारी मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी कंप्लीटली जीरो हो जाती है, डिसअपियर होती है? वो होता है हमारे 4.2 डिग्री केल्विन्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहता है? लार्जर दैन यूनिटी रहता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखोगे, वो है हमारे आयन, ठीक है, निकेल और कोबाल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ प्रेजेंट इन अ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में इसमें से कौन सा मटेरियल नहीं रहता है? तो टंगस्टन उसमें नहीं रहता है गाइस, ध्यान में रखिएगा। आयन, क्रोमियम और निकेल इसमें रहता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में बेसिकली
10 से लेके 30% तक हमारा क्या रहता है, क्रोमियम रहता है, ठीक है। और इसमें टंगस्टन हमारा प्रेजेंट नहीं रहता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जब हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। हम लोग काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, केल्विन पॉइंट, क्यूरी पॉइंट, सेल्सियस पॉइंट, तो क्यूरी पॉइंट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, इसमें से जो क्लास ऑफ इंसुलेशन है इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 20 होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच है, तो है हमारा क्लास बी, जो हमारे इसकी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमारा 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया गया है, बट ये इनकरेक्ट है। मैंने आपको काफ़ी बार ये चार्ट आपको लर्न करवाया। YAEBFHC ध्यान में रखिएगा। वाई का मैक्सिमम टेम्परेचर सस्टेनेशन का जो कैपेबिलिटी रहता है वो रहता है हमारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ए का रहता है 105, ई का रहता है 120, बी का रहता है 130, एफ का रहता है 155 और एच का रहता है हमारा 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और सी का जो है हमारा जो टाइप ऑफ इंसुलेशन है उसकी मैक्सिमम बियर करने की स्ट्रेंथ रहती है अबाव 180 डिग्री सेंटीग्रेड, बट उसकी स्टेबिलिटी रहती है 225 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो क्लास बी था यहाँ पे 155 हो गया, नहीं ये 130 है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रॉन्गली मैच है। हालांकि अब ए, एफ और यहाँ पे जो एच और बी तक ये तीनों जो है वो हमारे करेक्ट है, ये हमारा डी इनकरेक्ट है। एच का यहाँ पे गिवन है 180 है, एफ का भी यहाँ पे करेक्ट है 155 और ए का है हमारा 105, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर, अब मैंने आपको बताया था कॉपर का, और अभी हमने एल्यूमिनियम का डिस्कस किया था। अब आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जांपल है, आप इसको पॉज करके ध्यान में रखिएगा, रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, आपको इजीली आ जाएगा। कॉपर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है हमारा फेस सेंट्रिक, ठीक है, फेस सेंट्रिक रहता है, ठीक है। ये देखिए ये रहता है हमारा फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये BCC का रहता है क्रोमियम, टंगस्टन और आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। फ्यूज वायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू मेटल, फ्यूज वायर में कौन से दो मेटल्स रहते हैं, तो लीड और टीन उसमें फ्यूज वायर में दो मेटल्स रहते हैं, वो कि हमारा एलॉय बनता है फ्यूज वायर, ठीक है, फ्यूज वायर जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और उसी के साथ मैंने आपको एक अलॉय और उसके जो मेटल्स हैं, ठीक है, कौन से मेटल से कौन सा अलॉय बनता है एक चार्ट मैंने आपको बताया, आपको ध्यान में रखना होगा। मटेरियल्स में, मटेरियल साइंस में आपको काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इसमें ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इलेक्ट्रम, गन मेटल, फ्यूज वायर, अल्निको, ठीक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें आपको बताऊंगा फ्यूज वायर हम लोग लीड और टीन के दो कॉम्बिनेशन के मेटल से फॉर्म करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, मैंने आपको काफ़ी बार ये क्वेश्चन करा है, और इलेक्ट्रिकल मटेरियल साइंस में, मटेरियल सिस्टम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाने की चांसेस रहते हैं। एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी में हमारे कौन से इम्प्योरिटीज रहते हैं, वो रहते हैं हमारे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है, तो आर्सेनिक जो है हमारा एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है, ठीक है। ये चार्ट मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। पी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, जिसमें हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज में कौन से रहते हैं, बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। ये आप लर्न ही कर लो, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, क्योंकि हमें ये केमिकल कंपोजिशंस के नाम याद रखने के लिए दिक्कत जाती है, ठीक है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ और फॉस्फोरस रहते हैं हमारे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप, और वो रहते हैं हमारे डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। एक्सेप्टेड जो कि हमारे पी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें रहते हैं बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। ये काफ़ी कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन है और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व इन, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा जनरली इंसुलेटर्स में रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और हमारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम लोग उसको यूज़ करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट में हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफ्रारेड कलर्ड एलईडी विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ऑफन एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। अगर हमें इंफ्रारेड कलर का एलईडी प्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग इसमें से कौन सा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐड करते हैं, तो हमारा रहता है गैलियम आर्सेनाइड।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट प्रेजेंट करके रखा हो, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट है और काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन पूछाते हैं। हम लोग गैलियम आर्सेनाइड इसमें इंसर्ट करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, सो दैट हम लोग इसका जो इंफ्रारेड कलर का एलईडी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे येलो कलर फॉर्म करना होगा आपको, ठीक है, वाइट कलर फॉर्म करना होगा। जिस तरीके से आपके मैंने कलर के लिए मेंशन कर करके हमने आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है, सो दैट आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको। इसकी वेवलेंथ भी आपको एक बार ध्यान रखनी है, हालांकि काफ़ी बार कम बार इसकी वेवलेंथ पूछी जाती है, बट एक दो एग्जामिनेशन में मैंने आपको एनालाइज करके बता दो। 2018 या फिर 2017 या फिर 2018 के एग्जामिनेशन में, दो एग्जामिनेशन में ये वेवलेंथ भी मैंने एक दो क्वेश्चन में देखी थी, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द बैंड गैप इन अ कंडक्टर। देखिए बैंड गैप कंडक्टर में क्या रहती है, वो हमारी ओवरलैप्ड रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसुलेटर, जिसके बैंड गैप काफ़ी लार्ज रहती है। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप इंसुलेटर से कम रहती है और कंडक्टर से ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये ही हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सो दैट हम लोग के जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर हम लोग उसको चेंज करते, इसके इम्प्योरिटीज ऐड करते, ठीक है, इसको फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करते, तो हमारे फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है वैलेंस बैंड टू जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे मूव होते हैं तब। बट यहाँ पे कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड यह इसमें ओवरलैपिंग रहता है, तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ये काफ़ी ईजिली हो जाता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर विदाउट एनी बायसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट इज कॉल्ड। एक कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है जब हम लोग उसके ऊपर लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लाइट उसके ऊपर इमिट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो कंडक्टिव कहते हैं, फोटो वोल्टेक कहते हैं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। तीनों भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसको हम लोग कहते हैं फोटो कंडक्टिव। अगर मान लो एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, इसके ऊपर हमने लाइट स्प्रेड की तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो कंडक्टिव। ध्यान रखिए, फोटो कंडक्टिव। फोटो वोल्टेक मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा पीवी सेल, जिसको कहते हैं हम लोग सोलर सेल। फोटो वोल्टेक में हम लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं, ठीक है, फ्री कैरियर्स के, जब हम लोग उसको लाइट शाइन करते हैं उस मटेरियल के ऊपर, तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। विच वन ऑफ द बिलो इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सा एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, निकेल, सॉफ्ट आयन, हार्ड आयन, या फिर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। मैं आपको तीन चीज़ें बता देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, उसमें हमारे पास में कॉपर रहता है, कॉपर रहता है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और ये हमारे रहते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये हमारे डायमैग्नेटिक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास में मैग्नीशियम रहता है, उसमें हमारे पास में लिथियम रहता है और टैंटलम का। ये हो गया हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हमारे पास में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है। और फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके में हमारे पास में आयन, निकेल और कोबाल्ट आते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें कोबाल्ट आता है। ये तीनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। फेरो में आयन, निकेल और कोबाल्ट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नीशियम, लिथियम, टैंटलम, ठीक है, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये हमारे वीक इसमें जो ससेप्टेबिलिटी रहती है वो काफ़ी वीक रहती है मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। ठीक है, वो काफ़ी स्लाइटली रिपेल होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इसकी स्मॉल और पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी रहती है मैग्नेटिक फील्ड्स में, स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड से। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे इसकी जो ससेप्टेबिलिटी रहती है काफ़ी लार्ज रहती है। ठीक है, ये हमारे स्ट्रांगली अटैच होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड से, इसका फेरोमैग्नेटिक इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया था, तो हमारा मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेराइट्स। इसमें से कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं हम लोग फेराइट्स को बनाने के लिए। फेराइट्स क्या रहता है, एक हमारा सिरेमिक टाइप ऑफ मटेरियल रहता है, ठीक है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखें अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब्स में आपने देखा होगा कि कुछ फेराइट्स ऐसे सर्कुलर टाइप के एक ब्लैक कलर के रहते हैं, इसके ऊपर
वायर वाउंड किए रहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं फेराइट्स, ठीक है। रुको मैं एक मिनट आपके सामने एक इमेज प्रेजेंट करा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इसको देख के समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे जो कॉपर वायर वाउंड किया गया है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर का एक मटेरियल है, ये हमारा कुछ सिरेमिक टाइप ऑफ मटेरियल है, ये रहता है हमारा फेराइट, ठीक है। और ये हम लोग इसको बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड से, ठीक है, Fe2O3 इससे हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से बनाया जाता है, आयन ऑक्साइड रहता है, ठीक है। और हम लोग जनरली, और ये जो मटेरियल है हमारा हार्ड रहता है और इसकी प्रॉपर्टी रहती है हमारी ब्रिटल रहता है, ठीक है। और ये ग्रे और ब्लैक कलर में आता है। ये कुछ इस तरीके से फेराइट मटेरियल्स के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इन एनी इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, एनी इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पूछी गई कि कोई भी हमारा अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है तो आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तरीके से आपको फ्रेमिंग ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसका कॉस्ट लो होनी चाहिए, हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे आता है इंसुलेटिंग मटेरियल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो एक बार इसके जो इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसमें मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हाई होना चाहिए, ठीक है। परमिटिविटी लो होनी चाहिए, परमिटिविटी लो होना चाहिए। ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, दैट मीन्स इसमें कोई भी मॉइस्चर और पानी नहीं जाना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, ठीक है। और एसिड और अल्कली से अफेक्ट नहीं होने चाहिए, तो इसकी कॉस्ट भी लो होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दो चीज़ आती है जब हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करते हैं, तो इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबसे पहला हम इंसुलेटिंग मटेरियल की दो चीज़ें लगती है, ठीक है। अगर आपने मान लो इंसुलेटिंग मटेरियल हमें कहाँ पे लगता है, जब हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पार्ट्स रहते हैं जैसे कॉपर हो गया, कि या फिर अगर हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस अगर हमें इंसुलेटर अगर बनाना होगा, ठीक है, तो क्या पहले केस में हम लोग एक तो इंसुलेटर क्या करके हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, या फिर अगर हमारा जो कैपेसिटर रहता है, ठीक है, इसके बीच में हम लोग एज अ डायलेक्ट्रिक करके इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे कैपेसिटर के बीच में रहता है, जो हमारे कैपेसिटर प्लेट के बीच में रहता है, इसके बीच में जो रहता है हमारा वो डायरेक्ट्रिक ही रहता है, ठीक है। अब अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर हम लोग एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर करके इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसने क्या करना चाहिए, वो हमारा हार्ड रहना चाहिए, उसने हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। और इस केस में इसका जो डिज़ायरेबल कैपेसिटेंस है वो हमारा कम से कम होना चाहिए। इस केस में जब हम लोग एज ए इंसुलेटर करके करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हार्ड इंसुलेटर्स हो गया, पिन इंसुलेटर्स, तो इसका कैपेसिटेंस कम होना चाहिए, कि इसका कैपेसिटेंस कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना, ठीक है। और इसकी केमिकल मैकेनिकल इसकी रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसकी परमिटिविटी क्या होना चाहिए, ये हमारी लो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और सेकंड यूज़ जो मैंने आपको बताया था, जब अगर हम लोग एज अ कैपेसिटर में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसकी जो परमिटिविटी है वो हाई होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस है गाइस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो परमिटिविटी लो बताए, ये किसके लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए, जो हमारे इलेक्ट्रिकल के केबल्स हो गए या फिर हमारे इंसुलेटर्स हो गए, उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल जब हम लोग कैपेसिटर के बीच का जो रहता है, ठीक है, वो अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उसमें परमिटिविटी हाई रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कैपेसिटर करके ऐसे यूज़ करते थे। दो कुछ एक्सेप्शन है आपको ध्यान में रखने के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द इंसुलेशन मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें से इंसुलेशन मटेरियल कौन सा है जब हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा माइका। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप आपके घर के इलेक्ट्रिक आयरन को ओपन करोगे, ठीक है, जो प्रीवियसली हम लोग यूज़ करते थे, इसमें इस मेटल ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट हो गया, ये कुछ माइका शीट रहती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है, ये ध्यान में रखिएगा। ये हमारा सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये माइका ऐसा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये हमारा एक इंसुलेटर तो है, इट इज़ अ गुड इंसुलेटर, एज वेल एज ये हम लोग हीट को कंडक्ट कराता है, ठीक है, ये हीट को भी कंडक्ट कराता है गाइस, ठीक है। और ये हमारे हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कराता है। और हमारा इसका जो प्रॉपर्टी है हमारा ट्रांसपेरेंट है, कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है माइका शीट की, जो हम लोग इलेक्ट्रिक आयन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रियल लाइफ इमेज मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की ऑन द मटेरियल साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। ये आपके DFCCL के एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। आज का सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस। जो टेलीग्राम की लिंक है वहाँ पे आप इसको ज्वाइन करके हमारे अपडेट्स में वो आप पा सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।